बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज पॉलिटिकली पूरे देश में इस तरीका से डिस्कशन चल रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि हमारे धनखड़ जी कहाँ गए। उपराष्ट्रपति जैसा आदमी जिनको इवन रिटायरमेंट के बाद में भी सिक्योरिटी होती है, उस आदमी अचानक गायब होना, ये कपिल सिब्बल ने तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि भाई कहाँ गए, और उसके बाद में बहुत सारे जगह पे इवन कुछ मिसिंग की भी कुछ कंप्लेंट्स है, वो सब हो रहा है। निश्चित रूप से कोई आदमी जब वो ज़्यादा चर्चा में आता है, जब उनको ये पता चलता है कि राष्ट्रपति भवन में वो आए ही नहीं, इस्तीफा ही नहीं दिया उन्होंने, तो आदमी सभी लोग चौंक गए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। कोई जो उपराष्ट्रपति जो जिन्होंने रिजाइन किया और वो खुद राष्ट्रपति भवन कह रहे हैं कि वो तो आए ही नहीं। अभी ये कहना तो बड़ा सभी लोग बड़े शॉक में रह गए कि मित्र ये कैसे हुआ कि जब कोई धनखड़ जी जैसा आदमी, उपराष्ट्रपति आदमी, अपर हाउस का चेयरमैन होता है, अध्यक्ष रहता है, जिसके हाथ में इतनी शक्ति होती इवन कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं, ऐसे आदमी का इमीडिएटली गायब हो जाना, बड़ा अचंबा सभी लोगों ने ये किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन से, जब आरटीआई में हमारे अमरावती की कोई किसी ने कहा कि भाई उन दिनों का मुझे कितने बजे ये दिया है, इस्तीफा दिया, कितने बजे आपने उसको स्वीकारा, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह के बारे में जब डिटेल्स पूछने में आया, तो पूरा राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भाई हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना हमको जानकारी है। तो सब लोगों को लगा कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जब ये हो जाएगा, और वो बिल्कुल स्वस्थ थे उस दिन में, और दूसरे दिन के पूरे प्रोग्राम भी रखे उनके ठहराए हुए थे। जब ऐसे पूरा सिचुएशन इस तरीका से था कि पूरे देश के सामने में जो हालात थे, वो हालात को बयान करें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ खेल हुआ, या किनको बिल्कुल उनको ये किया गया और उनको आखिर में कहे गए कि भाई आप सिग्नेचर करिए और ये करिए। उसको मैन हैंडलिंग तो नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ना उनके स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, ना शायद उनके घर के लोग बता रहे हैं कि वो कहाँ है, क्या है। ये लोकशाही में नहीं चलता, ये कोई तानाशाही नहीं है। ये आज ना कल इसका भंडा फोड़ना ही है। यदि वो किसी मुसीबत में हो और कुछ हो, तो वो निश्चित रूप से सभी लोगों के सब सामने आ जाएगा। ये कब तक छुपे रहेगा? कोई भी चीज छुपे नहीं रहती। अभी जैसे वोट चोरी का मामला पिछले 10 साल से चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन जब अभी फूट गया, जब राहुल गांधी ने सब क्रोनोलॉजिकल सब सिचुएशन दी, गवर्नमेंट ने और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मात्र कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में, और सिंपल उसके ऊपर में कोचने लग गए। ये कब तक चलेगा? लेकिन एक दूसरा देखिए, जब कभी कोई विकल्प ये हो जाता है तो नया विकल्प भी खुल जाता है। सभी लोग रास्ते पे आए। आज संपूर्ण भारत में, स्पेशली बिहार में, बिहार तो सभी मालूम है बुद्ध की भूमि है, और वो निश्चित रूप से उसमें काफी उन्होंने परिवर्तन देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सभी सड़कों पे लोग आ गए, और इस तरीका से भी विश्लेषण हुआ है कि राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल पे ये किया, उसके साथ में बाकी भी पक्ष के जितने भी लोग हैं, तेजस्वी यादव हो, फिर यहाँ से महाराष्ट्र से भी कुछ लोग गए हैं, बहुत सब कुछ चीफ मिनिस्टर्स भी उनके इसमें शामिल हो गए। ये इंडिकेट करता है कि उनको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। और वो रैली यदि जब फिर अच्छी हो जाती है और सभी लोग यदि इकट्ठा हो जाते हैं, तो पूरे देश में ऐसी रैलियां चलेगी। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जब ऐसा आक्रोश होगा, तो मोदी जी को कई मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। अभी एक छोटी ने मैंने एक यूट्यूब में देख रहा था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की एक रैली है, उसमें 35-40 बीजे अपने कांग्रेस के जो नेता है, एक्टिव नेता है, उन लोगों को उन्होंने बिल्कुल हिरासत में लेके रखी है। उनके ऊपर में वॉच चल रहा है कि वो बाहर न आए। उनको लगता है कि यही नारे, होठ चोर गद्दी छोड़, होठ चोर गद्दी छोड़, यदि ये चलते रहा तो संपूर्ण गुजरात और ये देश में अभी जो नारा सेटअप हुआ है, वो सेटअप हुआ नारा अभी इतने जल्दी तो कम होगा नहीं, क्योंकि विरोधी पक्ष के लिए यही सबसे बड़ा नारा है।
हो चोर मोदी छोड़ो, ये सबका कॉमन आदमी को बड़ा मतलब ये पहुंचता था, जोश भी होता है कि भाई हमारे वोट की चोरी हो गई, हमें चीटिंग किया गया। तो ये इसके ऊपर में जब सब लोग बोलेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसका बीजेपी के ऊपर में काफी ये होगा। और कभी खुदा न खास्ता हमारा यदि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन इंडिया के पल्ले पड़ गया तो फिर तो कोई देखना है नहीं, 1 महीने के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट भी वाइंड अप हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो भी राज्य लोकसभा में बिल आते हैं वो सब के सब राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा के बाद में ही लाइन उपलती वो आगे खुलती है वो राष्ट्रपति की तरफ में, और ये सबसे बड़ा हर्डल है। सेकेंडली, अपर हाउस में लोग स्ट्रांग है, और जो भी एंटी डिफेक्शन और ये वो सब हुए 2/3 मेजोरिटी लगती है किसके पास में है? बीजेपी के पास में है, किसी के पास नहीं है। पिछले वक्त भी उन्होंने जो किया था कांग्रेस ने धनखड़ के अगेंस्ट में, वो गिर गया था, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी कहाँ से लाएंगे वो, ना बीजेपी ये ला सकेगी ये सब। तो ये सब मसलों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यदि सबसे बड़ा इशू अभी इनके सामने एक ही है कि वो इस वक्त इंडिया अलायंस का कैंडिडेट चुन के यदि जा जाते रेड्डी जी, तो बीजेपी को वैसे ही स्टेप डाउन होना पड़ेगा, भाग जाएंगे सब लोग। क्योंकि वहां पे जो भी बीजेपी के ने किए हुए करप्शंस के ऊपर में वो अलाउ करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ डिस्कशंस करिए, यही नहीं तो उनके हाथ में इतने पावर होते हैं कि वो जेपीसी जैसे कई कमिटीज बनाएंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाएंगे, लोकसभा से भी कुछ लोगों को लेंगे, राज्यसभा से भी लेंगे, और स्वतंत्र ऐसे ये करेंगे कि गवर्नमेंट का जीना मुश्किल कर देंगे करके। मुझे ऐसा लगता है कि मित्रों, सब लड़ाई अभी 9 तारीख को है, 9 तारीख में कौन सा दिन निकलेगा, और ये सब बौखला गए हैं। अभी उनको लगता है कि क्या करना, एक के बाद क्राइम्स किए जा रहे हैं। अभी किसी एक इतने बड़े धनखड़ साहब को वो बिल्कुल मतलब इसमें रखना, मतलब किस हालत में है तो नहीं मालूम मुझे। तो निश्चित रूप से वो एक भयावह स्थिति निर्माण हुई है पूरे देश के सामने, और बीजेपी के अंदर भी डर सा माहौल पैदा हो गया। वो भी नहीं चाहते होंगे कि ये इस तरीका से डराव में हम लोग रहे, क्योंकि हर एमपी को लगता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारे मिनिस्टर कुछ ना होना चाहिए, हम मिनिस्टर को बोल के लोगे कि वो 2 काम कर सके। यहाँ तो कोई किसी का काम ही नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि हर फाइल तुम्हारे पास में इन दोनों के हाथ में जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री के अलावा कोई होता नहीं। एक बहुत अच्छा सा वीडियो आया, उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों भी हाउस से आप देखिए, बोले एक मजाक कि एक पहले आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाइए, फिर बाद में होम मिनिस्टर के ऑफिस में जाइए, और उसके बाद में दोनों भी जगह से जब काम नहीं होता तब आप अडानी के ऑफिस में जाइए, और उनको बोलो तो 2 दिन में इसका काम हो जाएगा। इसका मतलब लोग कहते हैं कि 60% आज तुम्हारा देश ये अडानी चलाता है। कितना शर्मनाक बात है कि हमारा देश कोई पूंजीपति लोगों ने बेच दिया, पूरी डेमोक्रेसी बेच दी, और वो आदमी तुम्हें डिक्टेट कर रहा हमें क्या करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी जब थे बिगिनिंग में ही, तब भी उनका कांग्रेस के साथ में वगैरह जिस तरह से अलायंस थे, तभी लग रहा था कि ये देश बहुत ही खतरे में आएगा। और बाबा साहब ने उस वक्त भी एक वार्निंग दी थी कि ये पूंजीपतियों के हाथ में जब देश जाएगा तो इस देश में कुछ भी क्रांति नहीं होनी है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कॉमन आदमी को नहीं मिलेगा, वो केवल अपने फायदे के लिए, नफा के लिए वो सब रहेंगे। लेकिन वो दौर एक ऐसा था, कांग्रेस वालों ने मध्यम रखे थे, सब जो बहुत ज्यादा झुकता भी ये नहीं था, और इधर नहीं उधर में नहीं, बैलेंस करके रखे थे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीका से अब ये देश का माहौल ये हो रहा है, जिस तरीका से माइंड बदल रहा है, एक बहुत अच्छा एक एनालिटिक वीडियो भी मैंने देखा अभी, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो लोग अभी राहुल गांधी को जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीका से राहुल गांधी का रिएक्शन हो रहा है, उन्होंने अभी मोटरसाइकिल पे आप 20 करोड़ लोग, ये 35 करोड़ लोग इस देश में मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जब मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग यदि यार उनका 20 करोड़ है उनका, तो उनका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसी रैलियां निकलेगी पूरे देश में कि ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ से दिल्ली लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रैलियां लेके जाएंगे। और ऐसा यदि यार मौका आ जाए तो बीजेपी के क्या हाल हो गए मुझे तो नहीं मालूम। अभी देख लिया तुम लोगों ने बांग्लादेश का तो क्या हाल हुआ,
और कैसे कैसे ये हुआ वो शायद वो नहीं होगा हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील लोग हैं। लेकिन जब रास्ते पे आ जाते हैं और जब पता चलता है कि ये सब हमारे साथ में धोखा हुआ, तो निश्चित रूप से जब वो मॉब साइकोलॉजी है वो किस तरीका से कौन सी जगह पे उसका टर्निंग होगा, कैसे लेंगे, ये सब बड़ी ये बात है। एक दूसरी एक मजे की बात है, आज अभी अडानी अंबानी के बीच में का जो वार है वो स्टार्ट हो गया है। अंबानी जी का पूरा जो है अपना इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अमेरिका है, और अडानी को जिस तरीका से वहां पे लटकाया है उन्होंने अमेरिका में, एक कोई केसेस में लटकाया और समन्स हो गए, वारंट निकले हैं, सब ऐसे सिचुएशन में उन्होंने चाइना के साथ में अपना ये किया है कि चाइना के साथ में उनके लाइजनिंग ज्यादा बढ़ गए। ये होने के वजह से एक तुम्हें ऐसा एक मॉल बन गया कि अडानी और अंबानी के बीच में एक रिफ्ट हो गई है, और वो उसका यूज अभी सरकार के सामने में बड़ी समस्या आ गई। बहुत सारे अभी तो तुम्हें कई वीडियोस आ गए ऑयल के बारे में, तुम्हें मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ऑयल का ये खेल कैसा चला। उन लोगों ने किस तरीका से, अमेरिका ने जब रशिया को बैन किया तब ऑयल वो इंडिया के थ्रू रिफाइंड होके किस तरीका से गया वगैरह सब तुमको मालूम है। और ये सब सिचुएशंस जब सभी के सामने में है, और जब चाइना और इस तरीका से वार हो जाए तो आने वाले दिन किस तरीका से रहेंगे हमें यही नहीं मालूम कि ये व्यापारी लोग हमें किस तरीका से हमारे देश को कहाँ ले जाएंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे देश से भी लेना देना नहीं, तुमसे भी कुछ लेना देना नहीं। वो आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे हमें एक बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं हर आदमी को एक पैसे की पर्टिकुलर जरूरत है, उसके फैमिली में ठीक ठाक हो, उसके हेल्थ के लिए हर अच्छा सा मकान हो, अच्छे से सब चीजें रहे, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य रहो, और उसके लिए जितना भी पैसा लगता है वो उन्होंने रहना चाहिए। लेकिन एक आदमी को एक जरूरत से ज्यादा कितना पैसा लेना चाहिए और कितना क्या होना चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध तो पूरा छोड़ के आ गए, इन्होंने अपने वस्त्र तक छोड़ दिए। तब ऐसे सिचुएशन में सब त्याग की जब तक भूमिका नहीं है तो तुम क्या कर सकोगे, कैसा काम करोगे, कितना पैसा और कौन खाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो अकल भी ज्यादा आती है। हर कम्युनिटी को हमने देखा है, अभी हमने बहुत बार अभी सोसाइटी में रहते तब हम देखते हैं कि सिंधी कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत गरीब देखी हमने, लेकिन आज इतना उनके पास में पैसा है, लेकिन उनकी शादियां और ये देखे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे दारू के बैरल ड्रम्स के ड्रम्स खुलते क्या है, मतलब ये कोई कल्चर नहीं है। इसके वजह से वहाँ पे एजुकेशन तो बहुत ही कम हो गया और वो सब बर्बादी की तरफ में लगने लगता है। लेकिन ज़्यादा पैसा कोई भी कम्युनिटी के पास में नहीं होना चाहिए, बैलेंस में जब तक रहोगे। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, बुद्धिस्ट को मानने वाले हैं, जितने भी लोग हैं वो काफ़ी बैलेंस में है। वो लोगों के पास पैसा भी होने के बाद में जो हमारी परंपराएं हैं वो सब रुके हैं और उस परंपराओं को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करते हैं। निश्चित रूप से मुझे यही बताना रहता है कि हमने क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। जब ऐसे कोई सिचुएशन में आती है तो आपस में तो उन्हें बात करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ये देश में क्या चल रहा है इसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। और हमें आज के हमारे आम्बेडकराइट और स्पेशली रिपब्लिकन पार्टीज के लोगों ने क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए। मुझे निश्चित लगता है कि तुम लोग सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करोगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। मिलेंगे हम कल तक, तब तक के लिए जय हिंद।